फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बोर्ड था वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, जो कंटेंट में लिख रहा था वो भी सभी को ब्लर दिख रहा था थोड़ा सा, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। सभी कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा शट आउट करने की कोशिश की है इस वीडियो में और इम्प्रूव किया है। तो कमेंट करके जरूर बताएं क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। हमने पढ़ लिया प्राचीन भारत में हमने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ चुके हैं। वेद के बाद फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया विदेशियों का विवरण पढ़ लिया। और इसके बाद हमने पढ़ा था, आज पढ़ने वाले हम पुरातात्विक फ्रेंड्स। आज पुरातात्विक स्रोत में, साक्ष्यों में हम क्या करेंगे, हम जो कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभिलेखों के बारे में जानेंगे और कुछ शैलियों के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। अभिलेख और शैलियों के बारे में जानेंगे, मंदिर की जो शैलियाँ होती हैं उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइक कर दीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में मुझे बताते रहिए कि क्या ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, बोर्ड पे जो दिख रहा है वो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो जल्दी से फटाफट। पहले अब देखिए, अब बात करें हम फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले बात करें अभिलेख क्या होता है, व्हाट इज अभिलेख। अभिलेख होता क्या है, देखिए कोई धातु है, पत्थर है, XYZ कोई भी सॉलिड स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख दें, है ना, कुछ टेक्स्ट लिख दें, पिक्चर ड्रॉ कर दें, है ना, तो उसको हम अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलेख। तो वैसे ही हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रहा, भारत के इतिहास को जानने की हमने कोशिश की, तो खुदाई की गई तो पुरातात्विक जो हमें साक्ष्य मिले उनमें अभिलेख भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा था। बात करूं तो फ्रेंड्स, सातवाहन राजाओं को तो पूरा ये मान लीजिए इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। तो चलिए हम जल्दी से पॉइंट की बात कर लें, क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं हमें, क्या नहीं पढ़ने हैं अभिलेख से रिलेटेड। तो देखिए वीडियो के थोड़ी से आप जुड़े रहिए वीडियो से, अंत में मैं ये बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में कि कैसे आपको आज से अभिलेख से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कभी नहीं अटक सकते, इस तरीके की ट्रिक बताने वाला हूँ आज मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। देखिए अभिलेख मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले जो अभिलेख को हम अध्ययन करते हैं, अभिलेख पढ़ते हैं, किस अभिलेख में क्या है क्या नहीं है, कौन सा अभिलेख किस राजा को रिलेट करता है ना। तो अभिलेख को जो हम अध्ययन करते हैं अभिलेख का, उसको बोलते हैं एपिग्राफी, यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं। ये पॉइंट आप लिख लें, पहला पॉइंट एपिग्राफी कहते हैं। अब बात करते हैं भारत के इतिहास की। तो सबसे पहले भारत का इतिहास जो जिक्र किया गया है भारत के बारे में, भारतवर्ष के बारे में हमें पता चलता है, तो वो अभिलेख है फ्रेंड्स, हाथी गुम्फा। क्या है हाथी गुम्फा, अभी बताने वाला हूँ, सारा डिस्कस करने वाला हूँ, हमेशा याद हो जाएगा आपको हाथी गुम्फा से रिलेटेड भी। तो फ्रेंड्स हाथी गुम्फा ये है, इसमें क्या हुआ, भारतवर्ष का सर्वप्रथम इस अभिलेख से जिक्र हुआ है। भारतवर्ष का अभिलेखों से अगर जिक्र करें तो सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख से हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके राजा को डिनोट करता है, सब बताने वाला हूँ मैं इसके बाद में। अब इसके बारे में फ्रेंड्स बात करें तो जो भारत 1400 ईसा पूर्व। अब देखिए मैं ईसा पूर्व आपको बताऊंगा नहीं, है ना, ईसा पूर्व नहीं बताऊंगा क्योंकि पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखी है तो आप देख लें वीडियो, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व का मतलब जो जीसस थे उनके जन्म से 1400 वर्ष पहले की बात है। एक अभिलेख मिला था, अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था, उसको बोलते थे भोगाज कोई।
ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लें, सारे अभिलेख इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए बोगाज कोई नाम का एक हमें वो मिला था अभिलेख, इससे हमें क्या पता चला, जो वैदिक सभ्यता थी, तो जो वैदिक देवता थे, मतलब वैदिक देवताओं के नाम मिले, वैदिक देवताओं के नाम, कौन से देवता, मैत्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य को अश्वनी कुमार बोलते हैं, ठीक है, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार, ठीक है। किससे मिले हमें, 1400 ईसा पूर्व में हमें एक बोगाज कोई नाम का अभिलेख प्राप्त हुआ था, उससे हमें क्या मिला, इन देवताओं के नाम मिलते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगले पॉइंट की बात करूं तो आपको याद करनी है कि भारत पर जो सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था, तो वो किस अभिलेख से हमें पता चला, हमें कैसे पता चला, कौन से अभिलेख द्वारा ये पता चला कि भारत वर्ष में सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ था। तो देखिए हूणों के आक्रमण का सर्वप्रथम हमें किससे पता चला था, एक वो था फ्रेंड्स अभिलेख जिसका नाम था भित्री अभिलेख, भित्री या भीतरी एक ही बात है फ्रेंड्स, ठीक है, भीतरी अभिलेख, इसका भी अभी जिक्र करने वाला हूं। भीतरी अभिलेख से हमें यह पता चला कि सर्वप्रथम भारत पर हूणों का आक्रमण, हूणों के आक्रमण के बारे में हमें पता चलता है किससे, भीतरी अभिलेख से, ठीक है। भीतरी अभिलेख को अभी डिस्कस करने वाला हूं मैं। अब इसके बाद चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। नोट करने वाले स्टूडेंट्स पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। अब देखिए एक इंपोर्टेंट एक पॉइंट और लिख लीजिए, सती प्रथा, यानी कि सर्वप्रथम सती प्रथा के लिखित साक्ष्य किससे मिलते हैं, किसमें मिलते हैं बताइए, ये तो पता ही होगा आपको, एरड़ अभिलेख में। किसमें, एरड़ अभिलेख। जो एरड़ अभिलेख है फ्रेंड्स किस शासक को डिनोट करता है, वो है गुप्त डायनेस्टी के भानुगुप्त को, ठीक है। कौन से शासक, भानुगुप्त, ठीक है। नोट कर लें इस पॉइंट को। सती प्रथा कौन से अभिलेख से पता चली हमें, सबसे पहले एरड़ अभिलेख, और एरड़ अभिलेख किसको डिनोट करता है, भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त राजा को डिनोट करता है। अगले पॉइंट पर चले फ्रेंड्स, तो रेशम, जो रेशम बुनकर की जो श्रेणियां थी, रेशम की जो श्रेणियां थी, रेशम की उत्पत्ति हुई थी, कैसे पता चला रेशम की चीजें यूज की जाती थी, तो फ्रेंड्स कौन से अभिलेख से पता चलता है, रेशम बुनकर की श्रेणियां किससे पता चलता है, वो है फ्रेंड्स मंदसौर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदसौर अभिलेख, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि रेशम की चीजें यूज होती थी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर किस शासक की बात है अभी बताने वाला हूं मैं, सभी आपको अभी लर्न हो जाएंगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात हम करें, हम फ्रेंड्स रेशम के बाद बात करें तो जो एक कश्मीर का पुरास्थल है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के एक प्राचीन स्थल मिला है हमें कश्मीर का, जिसको हम पुरास्थल का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, पुरास्थल, जिसका नाम था बुर्जहोम, जिसका नाम है बुर्जहोम। से हमें क्या पता चलता है, गर्तावास का, गर्तावास। अब देखिए गर्तावास क्या होता है, गर्तावास का मतलब होता है जमीन में गड्ढा, जमीन में गड्ढा, यानी कि साइंस की बात करें तो फ्रेंड्स साइंस में आपको ये पता है ये जमीन है, जमीन से हम ज्यादा ऊपर जाए तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है ना, टेम्परेचर हाई होता है, और जमीन से नीचे जाए तब भी टेम्परेचर हाई होता चला जाता है ना।
टेम्परेचर जमीन से हम नीचे जाए तब भी हाई होगा और ज़्यादा ऊपर चले जाए तो भी हाई होता है। वही शायद इनका ये रही होगी, पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, जिससे क्या होता है क्योंकि कश्मीर में हमेशा बर्फ गिरी है ना, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा ठंडा है। तो बुर्ज हमसे गर्तावास का पता चला। लोग क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे और वहीं गड्ढे में अपने अपने घर बना लेते थे। वो किससे पता चला है, कश्मीर में बुर्ज होम स्थल से पता चला है कि लोग गर्तावास करते थे, यानी कि क्या करते थे, गड्ढों में रहते थे। चलिए अगले पॉइंट की बात करें हम। देखिए आप बात करते हैं सिक्कों की, है ना, सिक्कों की बात करते हैं। अब देखिए सिक्के जो थे, जो प्राचीनतम सिक्के थे, जो पहले हमें सिक्के मिले थे, प्राचीनतम सिक्के थे, उनको क्या कहते थे, को आहत सिक्के कहा जाता, आहत सिक्के कहा जाता है। देखिए समझिए पहले, आहत का मतलब होता है लोहे को हम पीट पीट कर क्या कर देते हैं, आहत कर देते हैं, उसको पीट देते हैं ना। लोहे को, लोहा जब ढल जाता है तो हम उसको आहत श्रेणी में लेके आते हैं ना, उसको टर्म उसका होता है आहत। आहत टर्म में डिनोट कर देते हैं, हम लोहे को पीट देते हैं। तो सिक्कों को क्या करते थे हम, धातु को पीट पीट कर सिक्के बना देते थे ना, तो उनको आहत सिक्के कहा जाता है। और इसी चीज़ को साहित्य में, अगर हम साहित्य की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये आ चुका है इसीलिए बता रहा हूँ, ये आ चुका है कि साहित्य में क्या कहते हैं, साहित्य की भाषा में, इसी को साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं, लिख लो, इसी को साहित्य की भाषा में हम बोलते हैं काशार्पण। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, काशार्पण, ठीक है। इन्हीं सिक्कों को काशार्पण कहते हैं, मतलब सिक्कों को जो ढलान किया जाता है, ढाला जाता है, तो काशार्पण सिक्के कहलाते थे ना। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। अब सिक्कों की बात कर रहा तो और थोड़ा सा और कर लेते हैं सिक्कों की बात। तो देखिए सबसे पहले सिक्कों पर भी क्या हुआ, अब हम सिक्के कैसे पता चलेगा ये कौन से शासक के टाइम के सिक्के हैं, है ना। तो सबसे पहले जो सिक्कों पर लेख लिखे गए, लिखाई का काम किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम, लिखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, यवन शासकों ने, यवन शासकों ने। क्वेश्चन ऐसे आएगा फ्रेंड्स, शासकों ने किया था, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा फ्रेंड्स कि जो सिक्के थे उन पर सबसे पहले लिखाई करने का काम किन शासकों ने कराया था, तो यवनों ने, है ना। या तो ऑप्शन में यवनों लिख के आएगा या फिर यवन शासकों ने, ठीक है, या कोई यवन शासक करके। आप इस टर्म को याद रखें, इस वर्ड को, यवन ने क्या किया था, पहले सिक्कों पर लिखाई पहले सर्वप्रथम की थी, ठीक है। इस चीज की बात कर ली। और एक बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, बताइए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि जो सातवाहन राजा थे, सातवाहन राजा, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास, पूरा इतिहास 2017 एसएससी की 5 PM यानी कि 3 PM वाली शिफ्ट में, 3 PM वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है ना, पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पूरी सोशल मीडिया में आप वीडियोज को फैला दीजिए, इससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में स्टूडेंट्स आए, ठीक है। अब देखिए सातवां राजा का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया, ये बात मैंने बता दी। अब देखिए एक और बात समझिए कि जो एक मुद्रा थी, मतलब एक
सिक्के थे, सिक्के पे समुद्रगुप्त बैठे हुए बीड़ा बजा रहे हैं ना, समुद्रगुप्त बैठे हुए थे बीड़ा बजा रहे थे। एक ऐसा सिक्का मिला हमें, तो क्या कहा गया, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, अब ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला हमारे इतिहास में कि जो समुद्रगुप्त था उसको संगीत से प्रेम था, है ना, वो संगीत प्रेमी था, कैसे पता चला? तो कैसे पता चला, उसकी एक बीड़ा बजाती हुई मुद्रा थी, उसका एक पिक्चर था, ठीक है, जो सिक्के पर छपा हुआ था जिसमें वह बीड़ा बजा रहा था, उससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। चलिए एक बात और समझ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए एक स्थान है अरिकमेडु, याद रखें, ये कहां पर है, आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी के पास, कहां पर, पुदुचेरी के निकट, यानी कि पुदुचेरी के पास है। ठीक है, यहां से हमें कौन से सिक्के मिले थे, रोमन सिक्के। क्वेश्चन आएगा भैया रोमन सिक्के कहां से मिले थे, रोमन सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए, हमें बताइए पुरातात्विक स्रोतों से, कैसे पता चला? तो रोमन सिक्के हमें अरिकमेडु से प्राप्त हुए, पुदुचेरी से। ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, पुदुचेरी आ सकता है या फिर अरिकमेडु आ सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। अगर पुदुचेरी आए तो पुदुचेरी आपको टिक करना है, अरिकमेडु आए तो अरिकमेडु, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, के पास क्या मिले थे, रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम शैलियों की। अब जो बात करने वाला हूं मैं शैलियों की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, हर स्टूडेंट बताएगा, जो जो इस वीडियो को देखेगा सब बताएंगे क्या आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं, यस और नो। यस मैं नोट बना रहा हूं, नो मैं नोट नहीं बना रही हूं। ठीक है, बना रहा हूं या बना रही हूं, ठीक है, याद रखें, जरूर कमेंट करें, जरूर। अब देखिए अगला पॉइंट बताता हूं मैं आपको, मैंने अभी बताया शैलियों के बारे में, शैलियां, ठीक है, इनको मंदिर शैलियां बोलते हैं, मंदिर शैलियां। ठीक है, मंदिर शैलियां, ठीक है, तो मंदिर शैलियां क्या होती हैं, हिंदू मंदिरों के स्ट्रक्चर का अध्ययन शैलियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम टर्म करें मंदिर शैलियों की, तो कैसे पता चले, जो हिंदू मंदिर जो होते हैं हिंदू धर्म के, उनकी जो बनावट के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सी शैली का। ठीक है, अब शैलियों की बात करते हैं, अंतर्गत आता है। ठीक है, अब शैलियों की बात करें फ्रेंड, शैलियां, तो शैलियां, ठीक है, ट्री बनाइए। सबसे पहले नागर शैली, ठीक है, उसके बाद चलिए क्रम से लिखते हैं, द्रविड़ शैली, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है बेसर शैली।
अब ये बताइए हमें कैसे पता चलेगा भैया नागर शैली का मंदिर कौन सा है, द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है, बेसर शैली का मंदिर कैसे कैसे पता चलेगा। इसके बाद एक टर्म और है जो अब रिपीट हो रही है लगातार, वो है पंचायतन मंदिर, है ना, पंचायतन मंदिर। इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं नागर शैली की, है ना, पहले बात करते हैं हम नागर शैली की। अगर हम नागर शैली की बात करें, देखिए नागर शैली की बात करता हूं पहले। नागर शैली की बात करूं, देखिए नागर शैली का क्या स्पेशलिटी थी, उसकी क्या स्पेशल है, कैसे पता चलेगा नागर शैली का मंदिर है। देखिए बहुत ऊंचे टावर, है ना, एक टावर बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा मंदिर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये जो मंदिर की रचनाएं होती हैं ये नागर शैली कहलाती हैं। यानी कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे सभी नागर शैली के डिनोटेड मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरी शैली की, द्राविड़ शैली। द्राविड़ या द्रविड़ एक ही बात है, ठीक है, द्राविड़ शैली, कंफ्यूज ना हो कहीं से भी। जीएस में तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन आपके अंदर आया, जीएस आपको समझ में आना बंद, ठीक है, कंफ्यूजन। और दूसरी बात देखिए, गांव की भाषा में कहते हैं ई के खेत में ना घुसना है कभी। अगर आप जीएस पढ़े तो ई के खेत में कभी ना घुसे, ठीक है। जितना आपको मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, जैसे जीएस मिल रहा है, वेलकम, ठीक है, वेलकम। अब देखिए बात करें हम द्राविड़ शैली की, तो इस तरह के जो मंदिर होते हैं सभी ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, सभी ऊंचे ऊंचे टावर मिलेंगे बराबर के, ठीक है। ये द्राविड़ शैली दक्षिण भारत में मिलती है। तो द्राविड़ शैली जहां पर ऐसे मंदिर जो सभी इक्वल साइज के होते हैं, ऊंचे ऊंचे टावर के रूप में होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं, वो सब द्राविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। अब बेसर शैली की बात कर लेते हैं, बेसर शैली, बेसर शैली। अब बेसर शैली की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए बेसर शैली में क्या होता है कि एक मंदिर होता है सबसे बड़ा, ठीक है, टावर के रूप में हो गया, द्रविड़ शैली की टाइप हो गया, नहीं हो गया। उसके बाद जो बाकी के मंदिर होते हैं वो इक्वल हाइट के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इक्वल हाइट के, है ना, इक्वल हाइट के छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने होते हैं, ये बेसर शैली होती है। आप देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नागर शैली सबसे ऊंचा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। द्राविड़ शैली सभी इक्वल हाइट के होते हैं, ऊंचे ऊंचे टावर। बेसर शैली एक ऊंचा टावर, उसके बाद सभी इक्वल साइज के छोटे छोटे टावर, मतलब जितने भी छोटे टावर होंगे बेसर शैली में वो सब इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। चलिए उनकी सबकी हाइट इक्वल होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ अभिलेखों की, जो मैं बताने वाला था ट्रिक की। तो ट्रिक की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं पंचायतन मंदिर की बात कर लूं, जो इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। देखिए पंचायतन मंदिर लिख लीजिए आप, पंचायतन मंदिर। देखिए पंचायतन मंदिर की हम अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये क्या होता है, ऐसा हिंदू मंदिर जिसमें मुख्य मंदिर अन्य सहायक ठीक है मंदिरों से, मतलब सहायक 4 मंदिरों से, ठीक है, घिरा होता है, ठीक है, घिरा होता है, उसे पंचायतन मंदिर कहते हैं। अब देखिए कुछ पंचायतन मंदिर की बात कर लेते हैं, पंचायतन मंदिर कहते हैं। देखिए अब हम कुछ पंचायतन मंदिर की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूं कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन आएगा भैया हमें ये बताए पंचायतन मंदिर का कौन सा उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन 4 होगा उसमें आपको बताना होगा भैया ये पंचायतन मंदिर है ना, या फिर ऐसे होगा भैया हमें ये बताइए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर
है ना। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है कहाँ पर है, खजुराहो में। कहाँ पर, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। उसके बाद बात करें अगले मंदिर की तो ब्रह्मेश्वर मंदिर। ब्रह्मेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है भैया बताइए, ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा, है ना। देखिए भुवनेश्वर में। इसके बाद एक और मंदिर की बात करें, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। अब बात कर लेते हैं एक और मंदिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है आजकल कंपटीशन में, वो है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ पर है, देवगढ़, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश देवगढ़ में है। अगले मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सारे मंदिर इंपॉर्टेंट ही हैं। या फिर लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ये सब पंचायतन मंदिर हैं, ठीक है, याद रखें पंचायतन मंदिर के एग्जाम्पल हैं। तो आपके साथ आपके एक साथ कम से कम 10 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, ये है खजुराहो में, ये भी खजुराहो में है, ठीक है। तो ये पंचायतन मंदिर हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए, इन मंदिरों को नोट कर लें नोट्स में। फ्रेंड्स फिर कह रहा हूँ नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इसके बाद ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं, फिर आप पछताएंगे कि भैया मुझे अब फिर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वो वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब नोट्स बनाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ नोट्स अभी से बनाते जाइए साथ के साथ, ठीक है। कंटेंट बढ़ना नहीं चाहिए, जो मिले वेलकम। जीएस ऐसा शब्द है, जो मिले वेलकम, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वेलकम करो उसको। चलिए अब बात करता हूँ ट्रिक की। तो एक ट्रिक फटाफट से आप लिख लीजिए। ये ट्रिक मैंने कल बैठ के बनाई, शायद आपको समझ में आएगी। भिगुआ, ये एक मिनट सही से लिख लेता हूं, आपको शायद पढ़ने में ना आए, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है। भिगुआ मना ए जूना हाथी प्रयाग। भिगुआ मना ए जूना हाथी प्रयाग, ओके। भिगुआ मना ए जूना हाथी प्रयाग, आपको ये लाइन याद करनी है। भिगुआ मना ए जूना हाथी प्रयाग, ठीक है। भिगुआ मना मतलब भीगना मनाए ए हाथी, ए जूना हाथी, हाथी का नाम जूना, ठीक है, प्रयाग वाला, ठीक है। भीगना मनाए प्रयाग वाले जूना हाथी, है ना। भिगुआ मनाए जूना हाथी प्रयाग। अब देखिए भिगुआ, भे से भितरी अभिलेख, भितरी अभिलेख। देखिए ऐसे आपको अभी ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा, आपके माइंड में घुस जाएगी, ठीक है। ग्वा से ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भिगुआ हो गया। अब मना, मां से बताइए कौन सा, अभी मैं बता चुका हूं, मंदसौर, अभी बता चुका था, नहीं बताया था मैंने। मंदसौर में क्या होता है, रेशम बनकर की श्रेणियों का डिस्कस किया गया है। मंदसौर अभिलेख। नासिक अभिलेख, क्या, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। अब ऐसे ऐहोल, ऐहोल अभिलेख। जितने भी आज तक अभिलेखों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए इन्हीं से आए, इसके बाहर कोई नहीं आया। तो आप इनको रट लें, और रटने की क्या जरूरत है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आपको कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर सही से आप इस ट्रिक को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए ए हो गया, उससे जूना, जूना से होता है फ्रेंड्स जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख।
अब बात करो हाथी से। देखिए हाथी से बताइए मुझे, अभी मैंने डिस्कस किया था, बताइए जल्दी हाथी से, बताइए जल्दी। हाथी गुम्फा, क्या? हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हाथी के बाद प्रयाग, तो इससे होगा फ्रेंड्स प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गए हमारी ट्रिक से किसके अभिलेखों के नाम, है ना, भिगवा, मना है, जूना, हाथी, प्रयाग। अब बात करते हैं कि शासकों के बारे में। अब मुझे एक बात बताइए, कैसे याद करें? सर नाम तो बता दिए, लेकिन हमें शासक कैसे याद होंगे? देखिए भीतरी अभिलेख मतलब भीतर की बात, भीतर की बात कानाफूसी से करनी चाहिए। स्कंदगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त यानी कि स्कंद कहने का मतलब गंध, समझ लीजिए गंध आती है ना, कोई भी चीज अगर हम अंदर ही अंदर करें तो क्या होगा, उसकी गंध उड़ के जाती है, गंध के रूप में वो बात उड़ती है, मतलब दीवारों के भी काम होते हैं। तो स्कंदगुप्त। चलिए अगली ट्रिक समझिए थोड़ी सी। ग्वालियर, जो ग्वाला होते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों को चराते हैं ना, गाय भैंस को चराते हैं। अब जब गाय भैंस भागती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दौड़ में, रेस में उनसे जीत तो पाते नहीं, हार ही जाते हैं ना। तो प्रतिहार के बाद क्या होता है, प्रतिहार, वो प्रतिहार के बाद क्या करते हैं, थक जाएंगे तो उनको खाने या पीने की जरूरत होगी ना, प्रतिहार नरेश भोज यानी कि भोजन करेंगे, प्रतिहार के बाद वो भोजन करेंगे, है ना। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल को डिनोट करता है। अब करें मंदसौर को। देखिए अगर हम क्या करें, कोई गलत कार्य कर देते हैं तो हमारी क्या होती है, बदनामी तुरंत फैल जाती है सभी जगह ना। अगर हम कोई गलत कार्य करें तो तुरंत फैल जाता है, अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती है ना, उसका यश धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि मंद मंद जो भी काम करते हैं उसका यश धीरे धीरे बढ़ता है, मंद मंद कार्य से यश बहुत तेज बढ़ता है, यानी कि यशोवर्मन, है ना। मंद मंद कार्य करने से यश बढ़ता है, यानी कि यशोवर्मन, यशोवर्मन। अब बात करते हैं, देखिए नासिक, नाश, है ना, नाश किसी का कैसे करते हैं, बल से, ताकत से, है ना। नाश कैसे होता है, ताकत से, यानी कि गौतमी ताकत से ही तो होता है, बल से, तो बलश्री, है ना। नासिक अभिलेख बलश्री, नाश कैसे होता है, बल से। अब बात करते हैं ऐहोल। देखिए होल, ये शब्द देखिए, होल, आपने पुल देखा है, पुल, ब्रिज, नहर पर, नदी पर जो ब्रिज देखा है उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं ना, होल होते हैं। लेकिन जो हमारा पुल है उसमें सिर्फ 2 ही होले, है ना, 2 ही होले, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। जो हमारा पुल है उसमें 2 ही होले है ना, पुलकेशिन, छोटी छोटी नहरें होती हैं उनमें 2 ही पुल होते हैं ना, 2 ही होल होते हैं। अब बात करें जूना की। आप देखिए जून की, जब जून का मंथ आता है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना। जब हमें गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, हमें गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से को हम क्या बोलते हैं, रुद्र। भैया रुद्र क्यों हो रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है ना, तो रुद्र दामन, क्या, रुद्र दामन जो शासक था उसको डिनोट करता है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है रुद्र दामन शासक के बारे में। अब देखिए हाथी गुम्फा मतलब हाथी ज्यादातर खारवेल में भागते रहते हैं ना, तो कलिंगराज खारवेल, कलिंगराज, शायद आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, दोबारा से लिख देता हूँ, जो कलिंगराज खारवेल, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, खारवेल। अब देखिए अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। अब देखिए प्रयाग का जैसे हमारे माइंड में नाम आता है प्रयाग, तो हमें क्या याद आ जाता है, संगम, गंगा यमुना का संगम, प्रयाग, है ना। तो जब गंगा यमुना का संगम होता है तो वो हिस्सा हमें पानी का कैसे दिखता है, समुद्र की तरह बहुत बड़ा दिखता है ना, समुद्र की तरह दिखता है, तो समुद्रगुप्त, है ना। जो प्रयाग का संगम होता है हमें समुद्र की तरह दिखता है, तो समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त के बारे में हमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीके से जुड़ रही फ्रेंड्स, जीएस में आपको जहां से जैसी भी नॉलेज मिलती है उसको एक्सेप्ट करते जाइए। जीएस जितनी आप कवर कर लेंगे उतना आपके लिए फायदा है। ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए, कंपटीशन के अलावा भी अगर आप टीचिंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है जीएस से जुड़े रहिए। मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।